Hello friends, welcome back to the another lecture to the chapter 3 of how state government works. ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने इसके जो आपके सॉल्यूशंस थे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरे कवर कर लिए थे. ठीक है, नाउ आज हम चैप्टर 3 को पूरा फिनिश कर लेंगे. इसके बाद हम आगे धीरे धीरे इसी तरीके से चैप्टर वाइज बढ़ेंगे और लास्ट तक आपका पूरा NCERT 7th क्लास को कवर कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे मूव करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, इसके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है ना. होप सो आप लोगों ने ये चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली होगी. ठीक है ना. चलिए, कहता है व्हाट इज़ हैपनिंग इन पटालपुरम. जो पटालपुरम एक तरीके का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जिसमें सारे पेशेंट्स एक तरीके से फुल ऑफ पेशेंट्स था. ठीक है ना, जिसमें क्या हो गया था, एक एक्यूट डायरिया एंड डायरिया की बीमारी फैल गई थी और जिससे 10 लोगों की डेथ हो गई थी. तो आप इसके बारे में ये सब चीज़ें लिख सकते हैं. ठीक है ना. वाई इज़ दिस प्रॉब्लम सीरियस. क्या भाई ये जो प्रॉब्लम है वो क्यों सीरियस है. देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इस, क्योंकि यहाँ पर जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर है. ठीक है ना. और पानी लाने में ही 3 डेज़ का टाइम लग जाता है. उसकी वजह से यहाँ पर ये इशू है. अनक्लीन वाटर भी आप बोल सकते हैं. And the another question is, what action do you think can be taken in the above situation and what do you think should take this action. कि भाई अगर आपको इसको प्रिवेंट करना है या इसको आपको एलिमिनेट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. देखिए, आपको रेगुलर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है ना. और दूसरा एक सैनिटेशन का इशू है जो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीरियसली उसको लेना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं उनके मैं एक बार को आपको नाम बता देता हूँ. जैसे कि फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है. ठीक है ना, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है. दूसरा आपका मेडिकल ऑफिसर. ठीक है ना. तो ये दोनों लोग हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इन चीज़ों को कैरी आउट करने में, जिससे कि आप बीमारी को रोक सकते हैं और सैनिटेशंस को और वाटर सप्लाई को, क्लीन वाटर सप्लाई को इम्प्रूव कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स विद द योर टीचर. पब्लिक मीटिंग, स्टेट्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन. ठीक है ना. तो फ्रेंड्स, आप अपने टीचर से डिस्कस करें नहीं करें ठीक है, बट हम बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि बेसिकली इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. तो एक एक करके चलते हैं. पब्लिक मीटिंग. तो पब्लिक मीटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, एक तरीके से जहाँ पर जनरल पब्लिक पीपल आते हैं. ठीक है ना, गैदर करते हैं और डिस्कशंस चलती हैं वहाँ पर बेसिकली. ठीक है ना, कि जो भी इश्यूज़ हैं पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड. ठीक है ना. तो आप लिख सकते हैं डिस्कशंस ऑफ द इश्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है ना. उसको हम पब्लिक मीटिंग में गैदर करते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके लोकेलिटी में वाटर नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है. ठीक है ना. तो इस तरीके के आप इसको एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि आपका क्वेश्चन का जो आप आंसर लिख रहे हैं वो थ्योरेटिकल नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज उस चीज़ का है. फिर उसके बाद आ जाता है आपका स्टेट्स इन इंडिया. तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट, चलिए ये तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी कितनी नॉलेज है, कि मुझे बताइए आप कमेंट्स में करके कि हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं. ठीक है ना. अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस पता होगा. नहीं तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि लैंग्वेज जब हमारे एक तरीके से जब देश का विभाजन हुआ था, उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया था. तो आंध्र प्रदेश जो है आपकी सबसे पहली स्टेट थी. इसमें आपको दिख रहा होगा जो कि अब तेलंगाना में भी डिवाइड हो गई है. ठीक है ना. तो वो सबसे पहली स्टेट बनी थी लैंग्वेज के बेसिस पर. तो कन्वीनियंट हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप देखिए फ्रेंड्स, पूरी इंडिया को मैनेज करना इट्स डिफ़िकल्ट टास्क. तो हमने क्या किया, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट कर दिए गए जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी स्टेट्स के लिए. ठीक है ना. और फिर पूरी इंडिया के लिए एक प्राइम मिनिस्टर हो गया, जो कि एट प्रेजेंट हमारे कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी. ठीक है जी. तो अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या मतलब होता है. हमने पब्लिक मीटिंग देख लिया, स्टेट्स देख लिया. कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या मतलब होता है. कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब होता है फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वोटर्स जो होते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं और लेजिस्लेटिव बॉडी में से एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं. ठीक है ना. अब उसका क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका पंचायत हो गया. ठीक है ना. और स्टेट में पंचायत किस में हो गया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में. स्टेट में क्या हो गया आपका, स्टेट में आपका हो गया जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली आपका स्टेट के अंदर आ जाएगा, जैसे कि जिसको आप बोलते हैं जैसे यूपी विधानसभा. ठीक है ना. तो इस तरीके से. फिर रूलिंग पार्टी,
आई थिंक हो गया, हाँ मेजोरिटी, सॉरी मेजोरिटी क्या था, मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि जिसके पास अगर मैं आपसे कहूँ तो मेजोरिटी वो पर्सन होते हैं जिनके पास हाफ वोट से ज़्यादा की वोट मिल जाते हैं जिनको, ठीक है ना। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये मान के चल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है जहाँ पर 90 सीट्स हैं और किसी को अगर 46 मिल गई तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मेजर हो गए, मेजोरिटी इनके पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास 45 जो कि एक बेसिक आपका एक तरीके पार्टीशन फिगर है, उससे ज़्यादा इनको मिलता है वोट। तो यही मेजोरिटी के बारे में है, आप इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मतलब जो इन मेजोरिटी में से पार्टी एक तरीके से आप ये कह सकती है गवर्न करती है, रूलिंग पार्टी होती है वो, ठीक है ना। मेजोरिटी ऑफ सीट्स आती है उसके पास और वो अपनी गवर्नमेंट को, कंट्री को, जैसे मान लीजिए लोकसभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर और विधानसभा जो स्टेट वाइज होती है उसके अंदर आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर रन करते हैं कंट्रीज़ को। अपोजिशंस कौन होता है फ्रेंड्स? अपोजिशंस का मतलब होता है जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। जैसे इस टाइम मान लीजिए कि आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके प्रेसिडेंट आपके ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये सब होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपका पार्ट बन जाते हैं अपोजिशन ग्रुप का, ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स? तो आप अपनी स्टेट्स के हिसाब से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मुझे बताइएगा प्लीज़। आप ये लोग ये चीज़, ये काम आपका है कि आप अपने, कि मैंने आपको एक मीनिंग बता दिया बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, अब आप उसे अपनी स्टेट के अनुसार बता दीजिए। क्योंकि बिकॉज आप डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, ठीक है ना, आप राजस्थान से हो सकते हैं, आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं, आप बिहार से हो सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं। तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हम इस स्टेट से बिलोंग करते हैं और हमारे वहाँ पर ये पार्टी रूल करती है, ये अपोजिशन में है, ये मेजोरिटी में है। तो फिर मैं आपके नाम से उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। ये आपको दे रखा है फ्रेंड्स, ठीक है। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेबल सिमिलर टू द वन गिवन फॉर द हिमाचल प्रदेश। तो जो भी अगर आप हिमाचल प्रदेश वगैरह से हैं तो वो इलेक्ट अपना जो भी असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2017 में, आप उसके बेसिस पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो 2017 में थे वहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए थे, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। कौन सी पार्टीज वहाँ पर रूल करती है, ठीक है ना, वो सब आपको बताना है। कहता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट टाइम्स द रूलिंग पार्टी में नॉट बी द सिंगल पार्टी बट अ ग्रुप ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए रूलिंग पार्टी है बट उसको अप्रोप्रिएट मेजोरिटी सीट्स नहीं मिल पाई। मान लीजिए कोई 90 सीट्स थी अब, और पार्टी ए मान लीजिए, पार्टी बी मान लीजिए, इसके पास 32 सीट्स हैं और इसके पास 20 सीट्स हैं, तो दोनों को मिलाकर मेजोरिटी हमारी बन जाएगी, पर सिंगल पार्टी की कोई भी मेजोरिटी सीट्स नहीं है। तो उस जब हम एक ग्रुप बनाते हैं पार्टीज का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोलिशन, ठीक है ना। वर्ड आता है कोलिशन, COALITION, कोलिशन गवर्नमेंट्स। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम दो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ का जब हम एक साथ उनका एक तरीके से, जैसे पार्टी ए प्लस पार्टी बी का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो अब ये सक्सेसफुल है या नहीं इंडिया में? तो फ्रेंड्स देखिए, जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी सीट्स लानी इम्पॉसिबल सी हो जाती है, नहीं ला पाती, तो ये कोलिशन गवर्नमेंट ही एक रास्ता बचता है हमारा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अच्छा, जैसे आप ये इमेजेस देख रहे हैं आप, ठीक है ना, तो आई थिंक ये तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि आप कौन ऑपोजिशंस में हैं और कौन वो हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक नहीं है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि मैं उसमें आपका ज़्यादा टाइम डिवोट करके आपको उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जो वाट वर द मेन आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय द डिफरेंट एमएलएज हु थॉट दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग द सिचुएशन इन अ सीरियस मैनर। तो बेसिकली हुआ क्या था ना फ्रेंड्स कि जो जैसे भाई प्रॉब्लम हो गई थी डायरिया की, आपने देखा था डायरिया की प्रॉब्लम हो गई थी और गवर्नमेंट ने कोई भी इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लिए, और जिसकी वजह से अखंड गांव में 15 लोगों की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं भाई ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को शो करता है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी फ्रेंड्स, जैसे कि भाई हॉस्पिटल्स में बेड कंडीशंस हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर हैं तो मेडिसिन नहीं है, अगर डॉक्टर्स मेडिसिन है तो स्टाफ्स नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज को शो करता है। फिर आपने देखा था कि जो तोलपट्टी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पर क्या था कि भाई
आपको 3 से 4 किलोमीटर वुमेंस को ट्रैवल करना पड़ता था वाटर के लिए, ठीक है ना। और पॉन्ड्स वेल भी ज़्यादातर वहाँ पर साफ़ नहीं थे और डिसइंफेक्टेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ यू वर द हेल्थ मिनिस्टर, अब आपको जैसे पिछली बार आपको जज बनाया गया था, आज आपको हमने हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द अबव डिस्कशन। मान लीजिए आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप उसको कैसे कैरी आउट करते इस प्रॉब्लम को। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप हेल्थ मिनिस्टर होते तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को कॉल कर सकते थे कि भैया आप आइए। CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को आप बुला सकते थे, ठीक है ना। और जो भी जिला परिषद का चेयरमैन होता है आप उसको भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक हेल्थ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के, तो आपके पास पूरी इस तरीके की पावर रहती है, ठीक है जी। और उनको नोटिस दे सकते हैं कि भैया अगर आपने ये प्रॉब्लम 10 दिन के अंदर सॉल्व नहीं करी तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। बिकॉज जब आप अपनी ड्यूटी करने के काबिल ही नहीं है तो फिर हम आपको ये पोजीशन क्यों दें, ठीक है ना। उसी तरीके से फिर हम हेल्थ मिनिस्टर क्या कर सकता है, इमरजेंसी फंड को एलोकेट कर सकता है कि भैया अब ये जो महामारी और जो इस तरह की प्रॉब्लम फैली है उसको इमीडिएट बेसिस पर रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर देख सकते हैं। और आपको अगर कुछ और भी सुझाव लगता है, ये तो मेरी तरफ से एक अपनी ओपिनियन है, बाकी आप अपनी तरफ से भी वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और मुझसे शेयर करना सकते हैं तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। डू यू थिंक द अबव डिबेट वुड हैव बीन यूजफुल इन सम वेज, कि जो इस तरीके की डिबेट हो रही है वो यूजफुल है, कि भाई हेल्थ मिनिस्टर हो गए एंड चीफ मिनिस्टर ने मान लीजिए पटालपुरम को डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया, तो वहाँ पर देखा कि भाई किस तरीके से फैमिलीज़ रो रही हैं कि उनके जो नियर वंस है, डियर वंस हैं, उनकी डेथ कर गई, ठीक है ना। उन लोगों को कंपनसेशन दिलवाना, ठीक है ना। और प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई को इंश्योर करना कि जो अब है वो प्रॉपर वाटर सप्लाई हमारी इंश्योर होनी चाहिए, कि प्रॉपर वाटर सप्लाई अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द MLA एंड MLA हु इज अ मिनिस्टर। तो क्या दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको MLA लेके चलता हूँ और फिर MLA जो मिनिस्टर है उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, MLA की क्या होती है ड्यूटी। MLA एक ड्यूटी होती है जो कि प्रॉब्लम्स जो भी हैं सोसाइटी में उसको, क्योंकि वो क्या है, आपका रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब आप अपनी सब, अगर सारे ही लोग अपनी प्रॉब्लम बताने वहाँ पर आ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स। तो आपने एक पर्सन को अपना इलेक्ट कर लिया कि भाई आप हम लोगों की सारी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट्स करेंगे, जो भी होगी कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे बोलते हैं विधान सभा, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो अगर MLA एज अ मिनिस्टर अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, अब आपको जो गवर्नमेंट की वर्किंग है उसमें एक्टिव रोल प्ले करने का मौका मिलता है कि भाई सिर्फ जो आपके पास प्रॉब्लम आई है आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है डिसीजंस को, ठीक है ना। आपको पॉलिसी का फ्रेमवर्क करना है, ठीक है ना। जो भी आप लोगों ने वादे करे थे लोगों के साथ उसको आपको पूरा करना है। आप उससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि भैया अब हमें नहीं पता ही किस तरीके से क्या बीमारी होगी तो किस तरीके से सोल्यूशन होगा, तो इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि पता है इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं और अगर आपने उनका पब्लिक का काम नहीं किया तो पब्लिक किसी और को चूज़ कर लेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है राइट टू मेजर्स दैट द गवर्नमेंट अंडरटुक फॉर कंट्रोलिंग द डायरिया। तो जो गवर्नमेंट ने टुक किए कि भाई सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने पूछा कलेक्टर्स से। कलेक्टर्स कौन होते हैं फ्रेंड्स, IAS ऑफिसर्स होते हैं जो भी UPSC की सर्विसेज को क्लियर करते हैं, वो ये पोजीशंस को होल्ड करते हैं, ठीक है ना। अगर आप भी इन फ्यूचर ये वाली क्वालिफिकेशन ये भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लीज़ आप इसको आगे कैरी आउट करिएगा, ठीक है ना। सेकंड चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं जो कि पब्लिक वर्क्स के लिए टेक केयर करते हैं, उनको देखना होगा कि हमारे रीजन में क्लीन वाटर अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसका क्या पर्पस होता है। हाउ डज द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प यू गेट द इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग। मतलब आपको कैसे पता चलता है कि भाई देखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मीडियम होता है जिसके द्वारा आप सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करते हैं इन मीडिया में, और मीडिया के थ्रू किसको मिलती है, पब्लिक को जानकारी उसकी मिलती है। ओके, चलिए
मतलब सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बट होता क्या है कि हम लोगों को बिल्कुल एक बेसिक भी आइडिया नहीं होता, इसलिए हमारे को लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट है सब्जेक्ट और हमसे नहीं हो पाएगा। इस तरह की फ्रेंड्स नहीं होता। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे सुनिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ठीक है ना। अपने लोगों से डिस्कशन कीजिए, पेरेंट्स से पूछिए, रिलेटिव से पूछिए, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको ये दे रखा है फ्रेंड्स, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ देयर वर्क, कि जो आपका स्कूल एजुकेशन है तो इनका क्या काम होता है फ्रेंड्स। इसका काम होता है कि आपको पॉलिटिकल मतलब आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। आपको हेल्थ, आर्ट्स वगैरह जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपका प्लान्स करना, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, ठीक है ना। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप्स को और लाइफ स्टॉक को मेंटेन करना रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पेंटिंग्स वगैरह दे रखा है, ठीक है ना, वो आप डिस्कस कर लेंगे अपना देखकर। हम क्वेश्चंस को मेन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है यूज़ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट्स टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए एंड हाउ इज़ द पर्सन इलेक्टेड, कि भाई किस तरीके से एमएलए कौन एमएलए होता है और किस तरीके से एमएलए बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात करूं तो जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसमें फिर क्या होता है, सीट्स एलोकेट कर देते हैं उसके हिसाब से इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर फ्रेंड्स अगर आप नोट्स बनाएंगे और सिंपल लैंग्वेज से अगर आपने कॉन्सेप्ट्स बुक्स की अंडरस्टैंडिंग करी होगी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने की है। तो फिर क्या होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी वोटर्स होते हैं वो अपना एक पर्सन को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसको आप फिर किस नाम से जानते हैं, एमएलए के नाम से जानते हैं, जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है वो, लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, ठीक है जी। तो अब आपको पता चल गया कि भाई एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिफ्लेक्ट करता है और वो कहाँ पर अपना रिप्रेजेंट करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना जी। अब रिप्रेजेंट का भी आपको मतलब हो गया पता और कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी मतलब पता हो गया। हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर। अब भाई कुछ एमएलए मिनिस्टर्स कैसे बन जाते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप को एक मेजोरिटी पार्टी, आपको मान लीजिए आप मेजोरिटी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आप वहाँ से आप जीत जाते हैं, इलेक्ट कर जाते हैं, तो चीफ मिनिस्टर जो होता है कुछ एमएलए को सिलेक्ट कर लेता है कि भाई जो भी जीते होते हैं कि भाई आप हमारी मिनिस्ट्री का पार्ट बनिए, और फिर उनको मिनिस्टर को पोर्टफोलियो वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं और वो अच्छे से वर्क करते हैं। हमारा कौन सा हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आप डिसीजंस तो ले रहे हैं बट आप उसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने डिसीजंस के लिए फुली अकाउंटेबल हैं और फुली रिस्पॉन्सिबल भी हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल्स का, ठीक है ना। और अगर आपने पीपल की विश को नहीं एक्सेप्ट किया या उनको नहीं माना या उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया, तो वो आपको नेक्स्ट टाइम चेंज कर सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है क्योंकि आप लोगों के शासन में रूल करते हैं, आप कोई मोनार्की नहीं है। What was the problem in the Patalpuram? What discussion action was taken in the following? Fill the table. तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो पटालपुरम में देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे पॉइंट वाइज डिस्कस करूं तो देखिए पटालपुरम में प्रॉब्लम है एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है ना। वीमेंस को ट्रैवल करना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर। वहाँ पर डायरिया का आउटब्रेक हो गया, ठीक है ना। वहाँ पर हॉस्पिटल क्लीन नहीं है, फोर्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं। फ्यू डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मेडिकल स्टाफ नहीं है, शॉर्टेज है मेडिसिन की, ये सारी इश्यूज़ आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कहता है कि एक्शन कैसे, पब्लिक मीटिंग्स करवा सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर से आप डिस्कशंस करके अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा सकते हैं। What is the difference between the work that the MLA do in the assembly and the work done by the government department? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई जो एक वर्क होता है एमएलए डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए जब सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, अगर एक एमएलए असेंबली में काम करता है तो बेसिकली क्या होता है, और फिर मैं लेके चलूँगा वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में।
तो देखो जो एमएलए असेंबली में काम करता है वो सबसे पहले तो क्या करता है, डिबेट में और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता है आपके बिहाफ पर, ठीक है ना, क्योंकि आपने उनको इलेक्ट किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, वो क्वेश्चंस को आस्क करता है, और तीसरी चीज़ आपके इश्यूज़ को जो भी है वो रेस करके चलता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है। अच्छा जी, अब अगर एक एमएलए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, मतलब मिनिस्ट्री का वो पार्ट है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, एक्शंस लेगा और डायरेक्ट करेगा कि भाई किस तरीके से इस सिचुएशंस को, इस आउटब्रेक को रिजॉल्व किया जाए, ठीक है ना। जो भी उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसको वो रिप्लाई करेगा, ठीक है ना, और अर्जेंट मीजर्स का रिजोल्यूशन लेकर चलेगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, अब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, मेजोरिटी अपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये मैंने सब आपको थोड़ा सा एक हिंदी में, एक आपकी मातृभाषा या जो भी आपको अच्छा लगता है लैंग्वेज में, उसमें मैंने डिस्कस कर दिया। इंग्लिश में भी आपको मैंने बेसिक काफ़ी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी डील करती है जेंडर, जो कि फ्रेंड बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। इसको हम डिटेल्ड में भी डिस्कस करेंगे जितना हमारे से पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है ना। और तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।